जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने बात किया था लोधी वंश के बारे में दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लोधी वंश को एंड करेंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। और आज जो हम लोग को बचा हुआ है, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे। इब्राहिम लोधी के बारे में दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है। लोधी वंश के बारे में जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो उस समय आपको पूरे डीप में जाकर के बताया गया था कि लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था, और वह किस प्रकार जो है शासक बनता है सैयद वंश के अंतिम शासक को हरा करके। और जब वह शासक बन जाता है दोस्तों तो वह किस किस, अगर बात करें तो विजय अभियान इसके द्वारा जो चलाया जाता है तो उन विजय अभियानों के द्वारा जब लास्ट में जो एक अंतिम विजय अभियान उसका होता है जिसका नाम ग्वालियर अभियान होता है, और ग्वालियर अभियान से लौटते समय ही उसको रास्ते में लू लग जाती है, और लू लगने के कारण वह बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के कारण कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि बहलोल लोधी के बाद जो है उसका पुत्र जो है शासक बनता है जिसका नाम सिकंदर लोधी होता है। और सिकंदर लोधी जो है वो लोधी वंश का सबसे महान, सबसे प्रतापी, सबसे ताकतवर शासक था, और उसने सेना के लिए भी काम किया था, और उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में अच्छे से। और अंत में मैंने आपको बताया था कि उसकी मौत जो है यानी उसकी मृत्यु कैसे होती है। तो हम लोग बात किए थे कि जब जो है उसका मृत्यु का कारण था दोस्तों कि उसके गले में जो है एक बीमारी हो गई थी। गले की बीमारी के कारण जो है उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है अगला शासक बनेगा हमारा जो बन रहा है वो है इब्राहिम लोधी। और इसका नाम तो सभी को ही सुना ही होगा, क्योंकि जब भी पानीपत का युद्ध आता है तो इसका नाम तो आएगा ही और बाबर का नाम आएगा ही। तो आज के इस सेशन में हम लोग केवल इब्राहिम लोधी के बारे में नहीं जानेंगे, इब्राहिम लोधी के द्वारा जो 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में भी बात करना है। और ये 3 लड़ाइयाँ काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन तीनों लड़ाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, और इसका प्रमुख जो है बात करेंगे कहाँ पर ये युद्ध हुआ था। जैसे फर्स्ट युद्ध खातौली का युद्ध, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में भी युद्ध होता है। राणा सांगा कौन थे तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए अलग टॉपिक लेकर आएंगे राणा सांगा के बारे में। मेवाड़ के जितने भी राजपूत हुए हैं दोस्तों उन सभी के बारे में रिलेटेड वीडियो बनाने के बाद आप सभी के पास मैं लेकर आने वाला हूँ। मेवाड़ और वहाँ से राजस्थान से जो भी रिलेटेड राजपूतों से रिलेटेड है उस पर एक अलग से वीडियो आएगा, तो आप उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग को अभी यहाँ देखना है कि राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में जो है युद्ध हुआ था, और दोबारा भी युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में, कहाँ पर होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों इब्राहिम लोधी के बारे में। इसका रूलिंग पीरियड 1517 एडी से लेकर के 1526 एडी, ज़्यादा लंबा शासन नहीं रह पाया, क्योंकि 1526 में जो है बाबर द्वारा इसको हरा दिया जाता है और मुगल एम्पायर जो है वो शुरू कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है इसका रूलिंग ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है। गद्दी पर बैठने के बाद दोस्तों होता क्या है कि कुलीन वर्ग जो थे, कुलीन वर्ग इसके शासन में बाधा डालने लगे थे। कुलीन जो वर्ग था इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करता था शासक बनने के लिए, और इब्राहिम लोधी को पता चला कि कुलीन वर्ग जो है हमारा शासन में बाधा डाल रहा है, तो इसके ऊपर एक्शन लेगा या नहीं लेगा। बिल्कुल लेगा, तो एक्शन लेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जब ये शासक बन जाता है तो अपना जो छोटा भाई था इसका इब्राहिम लोधी का, जिसका नाम जलाल खान था, उसको जो है जौनपुर का सिंहासन दे देता है। जौनपुर का सिंहासन जो है अपने छोटे भाई जलाल खान को दे देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके छोटे भाई का नाम जलाल खान था। जलाल खान को क्या करता है, जौनपुर का सिंहासन दे देता है इब्राहिम लोधी। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि इब्राहिम लोधी के शासक बनने के बाद वह जौनपुर का शासक किसे नियुक्त करता है, तो अपने छोटे भाई जलाल खान को तो याद रखेंगे। हालांकि इब्राहिम लोधी के द्वारा ये बताया जाता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोधी के कुछ आदमियों के द्वारा जो है जलाल खान की हत्या करवा दिया जाता है और जौनपुर को फिर से अपने में मिला लिया जाता है, यानी दिल्ली में मिला लिया जाता है। हालांकि इब्राहिम लोधी के आदमियों के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि जलाल की हत्या जो है वो करवा दी जाती है और जौनपुर को फिर से अपने में मिला लिया जाता है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इब्राहिम लोदी के द्वारा जो लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम युद्ध आपको आता है खातौली का युद्ध, और यह राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा जो युद्ध है दोस्तों वो बाड़ी का युद्ध और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और तीसरा आता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इन सभी युद्धों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप सेशन में बने रहिएगा, बिल्कुल आपको समझा कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रथम युद्ध के बारे में, खातौली के युद्ध के बारे में अच्छे से जानेंगे। तीनों के एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों खातौली का युद्ध के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें दोस्तों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच के जो युद्ध होते हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर अगर हम लिख दें मेवाड़ और इधर लिख दें आपका दिल्ली, और मेवाड़ के शासक आपके हुए राणा सांगा, और आपका दिल्ली का शासक हुआ इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में अगर बात करेंगे दोस्तों युद्ध के बारे में, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, कहाँ हम लोग अभी बात किए थे खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। ये खातौली जो जगह पड़ता है वो राजस्थान का ही एरिया है दोस्तों, और राजस्थान में ही खातौली एक जगह है जहाँ पर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है वो युद्ध हो जाता है। कितना में, तो 1517 एडी से जब इसका रूलिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, इसी 1517 ईस्वी में ये अटैक कर देता है। शासक बनने के साथ ही अटैक कर देता है। शासक बनने के बाद जब इब्राहिम लोदी देखता है कि मेवाड़ का जो शासक है राणा सांगा, उसका परचम पूरे भारतवर्ष में लहरा रहा था और दुनिया की कोई भी ऐसी सेना नहीं थी जो राणा सांगा को हरा सकती थी। उस समय इतने बड़े महान प्रतापी शासक हुए थे राणा सांगा, इनके बारे में। तो इब्राहिम लोदी जो है अपना, जो अगर बात करें अपना राज्य जो था वो पूरे भारत में फैलाना चाहता था, इसलिए वो राणा सांगा को हराना चाहता था। इसलिए 1517 एडी में जो अटैक कर देता है, और क्या होता है खातौली के युद्ध में बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ता है इब्राहिम लोदी को, और ये बिल्कुल हार जाता है और राणा सांगा जो है जीत जाते हैं। राणा सांगा की जो है इसमें जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है खातौली के युद्ध के बारे में। आपसे कहीं भी पूछा जाए खातौली का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ था, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, या फिर कब हुआ था, या फिर खातौली जो जगह है वो किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान। तो इतना बात है, याद रखेंगे। आप राणा सांगा के नाम अगर सुने होंगे तो ठीक है, मगर आप अगर राणा सांगा का नाम नहीं सुने हैं तो राजा भोज का नाम आप लोग सुने होंगे दोस्तों, राजा भोज। और ये राजा भोज जो हैं उनका विवाह मीराबाई के साथ हुआ था। मीराबाई आप लोग सुने होंगे नाम, इनका विवाह जो है विवाह मीराबाई के साथ हुआ था। मीराबाई के साथ हुआ था राजा भोज का विवाह। और राजा भोज जो थे वो पुत्र थे राणा सांगा के, यानी अगर बात करें राणा सांगा के पुत्र के बारे में, तो राजा भोज जो थे वो राणा सांगा के पुत्र थे, जिनका विवाह मीराबाई के साथ हुआ था। आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में, मीराबाई के साथ हुआ था, बुक में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये था बात दोस्तों खातौली के युद्ध के बारे में। और होता क्या है, जब ये हार जाता है, इसकी सेना वापस चली जाती है, तो ये एक साल फिर से तैयारी करता है और दूसरा बार फिर से अटैक करेगा राणा सांगा के ऊपर। तो दूसरी बार जो लड़ाई होगी दोस्तों वो फिर से लड़ाई होगी। अभी 1517 चल रहा है, अगला साल यानी बात करें तो 1518 एडी में जो है फिर से आक्रमण होता है। ये धौलपुर वाले एरिया में, राजस्थान के धौलपुर वाले एरिया में यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, अटैक किया जाता है, दोनों सेनाएं आमने सामने। और इस युद्ध में भी जो है वो इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है और राणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं।
राणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी को छोड़ देते हैं, जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी। क्योंकि राणा सांगा जो थे दोस्तों हराने के बाद पीछे से वार नहीं करते थे और पीछे से वार करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो हारने के बाद छोड़ देते थे और ये लोग जो है वापस चला जाता था। तो मैंने बताया कि खातौली के युद्ध में 1517 आपको याद रखना है कब हुआ था, तो जब इसका राज्याभिषेक जब हुआ 1517 में उसी साल, और उसके एक साल बाद तुरंत, यानी 15, 17 और 18 दोनों बार अटैक किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों आगे। और ये जो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है धौलपुर वाले एरिया, तो धौलपुर में जो जगह आती है उसका नाम था बाड़ी, बाड़ी नाम था। और बाड़ी में भी ये जो है सेकंड बैटल होता है इब्राहिम लोदी के साथ। अभी तक इब्राहिम लोदी जो है सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन आगे जो युद्ध होने वाला है, फरगना में जो शासक पनप रहा है अभी वो बढ़ रहा है फरगना, और काबुल को अपनी राजधानी बनाता है जिसका नाम बाबर था, उसके द्वारा उसको बुलाया जाता है अटैक करने के लिए इब्राहिम लोदी के दो गवर्नरों के द्वारा। इब्राहिम लोदी के दो गवर्नर थे जिसके द्वारा जो है बुलवाया जाता है कि आइए आप अटैक कर दीजिए इब्राहिम लोदी पर। तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो युद्धों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध होता है 1517 में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और राणा सांगा की जीत हो जाती है। और राणा सांगा के पुत्र का नाम था राजा भोज और इनका विवाह मीराबाई के साथ में हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। दूसरा युद्ध धौलपुर के बाड़ी में होता है 1518 एडी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें फिर से इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और राणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं पानीपत का प्रथम बैटल। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों पानीपत के प्रथम बैटल के बारे में, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बैटल यानी पानीपत के बारे में, तो उससे पहले आपको बता दें कि बाबर को किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो बाबर को दो व्यक्तियों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर बात करें इब्राहिम लोदी के बारे में, तो इब्राहिम लोदी जो है आपका दिल्ली पर बैठा हुआ है और पंजाब का जो है पंजाब में इसका गवर्नर है जिसका नाम आता है दौलत खां पंजाब का गवर्नर है। क्या है आपका गवर्नर किस लिए बनाया जाता है, तो एकता प्रणाली सिस्टम के अनुसार वहाँ का रेवेन्यू वगैरह जो कलेक्ट होता है उसको कलेक्ट करके कुछ अपने पास रखना और इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा देना, यही इसका काम होता था। वहाँ का देख रेख करना, ये सब गवर्नर का काम होता था। दौलत खां जो था दोस्तों वो गवर्नर था और इसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था आलम खां। ये दो व्यक्ति थे दोस्तों, और जिसमें दौलत खां नाम से ही आपका पता चल रहा है दौलत रिलेटेड है, तो दौलत तो इसको चाहिए ही, दौलत नाम ही से पता चल रहा है। तो होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि यहाँ से अगर पंजाब वाले रीजन से 100 रुपया रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, 100 रुपये रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, तो पहले क्या होता था 50 रुपये इब्राहिम लोदी को दे दिए जाते थे और 50 रुपये खुद रख लिए जाते थे। यानी अगर बात करें तो 1/2 हिस्सा यानी हाफ जो है उसको शासक को दे दिया जाता था, उसका आधा जो है वो खुद के पास रख लिया करता था, यानी रखना होता था। लेकिन अब इब्राहिम लोदी क्या कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, 100 रुपये है तो मेरे को 80 रुपये दे दो और 20 रुपये में खुद का काम चलाओ। यानी वो करता क्या है, अगर वो एकता प्रणाली रखता है तो भी उसको 80 रुपये देना है, 20 रुपये खुद को रखना है, या फिर वो एकता प्रणाली को ही ख़त्म कर देना चाहता है ताकि उसका रेवेन्यू डायरेक्ट इसके पास आ जाए। तो जिसके कारण इनको यानी गवर्नर का जो है दिमाग खट्टा होने लगा और गवर्नर सोचते हैं कि पहले कितना अच्छा से ज़िंदगी कट रहा था, लेकिन अब क्या है रेवेन्यू में ही पैसा चला जा रहा है, जिसके कारण हमारी कमाई जो है खुद की हो नहीं पा रही है और हम लोग करें क्या। तो इन लोगों को पता चलता है बाबर के बारे में। तो बाबर जो था वो इस समय काबुल वाले रीजन में था और इन्हीं के द्वारा जो है यानी दौलत खां और आलम खां के द्वारा उनको इनवाइट करवाया जाता है, यानी बाबर को बुलाया जाता है कि आप आइए और यहाँ पर अटैक कर दीजिए दिल्ली के ऊपर।
तो बाबर जो है इनका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और दिल्ली के ऊपर जो है अटैक करता है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ है और दिल्ली का शासक आपका पता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और अगर बात करें काबुल के बारे में तो यहाँ पर आपका आएगा बाबर। और इन दोनों के बीच में जो बैटल होता है दोस्तों वो 1526 एडी में होता है। 1526 एडी पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और 1526 में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, तोपों के कारण, बाबर के पास तोप होने के कारण बाबर की जो है वो जीत हो जाती है, सबको पता है। और जीत में सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वो इसका तोप था। तोप नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं था कि बाबर ही जीत जाता, लेकिन तोप जो है उस समय भारत पर सबसे पहले तोप का यूज जो किया था वो बाबर के द्वारा किया गया था। और जिसके कारण इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है और बाबर जीत जाता है। जिसमें और इसी बैटल में, यानी अगर बात करें तो रण क्षेत्र में मरने वाला प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। यानी अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसको रण क्षेत्र में मृत्यु प्रदान किया गया था, यानी बाबर के द्वारा जो है मार दिया गया था युद्ध के मैदान में ही, वो था आपका इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का एक भी ऐसा शासक नहीं था जो रण क्षेत्र में ही मारा गया था, लेकिन प्रथम और अंतिम अगर दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे तो एक ही ऐसा शासक हुआ जो रण क्षेत्र में ही, यानी युद्ध के मैदान में ही मारा गया, वो था आपका इब्राहिम लोदी। तो आप इसको याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी मारा गया था बाबर के द्वारा। या फिर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था वो किसके द्वारा मारा गया था, तो बाबर के द्वारा। तो इस प्रकार दोस्तों इब्राहिम लोदी जो है वो इसकी मृत्यु हो जाती है। और अब जो बात करेंगे, अब जो यहाँ पर एस्टैब्लिश होगा वो मुग़ल पीरियड, यानी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 में। और अब हम लोग इसी के बारे में आगे जो क्लास होगा वो मुग़ल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को दोस्तों बात करना है इसके केंद्रीयकरण के बारे में, यानी इसके द्वारा जो केंद्रीय कानून बनाए गए थे दिल्ली सल्तनत में। और सबसे पहले अभी लोदी वंश में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो सैन्य, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे लोदी वंश के बारे में। इसका सबसे पहले अगर बात करेंगे तो शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, और शासन व्यवस्था में केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसा था उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग केंद्रीय शासन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी दिल्ली सल्तनत के पूरे दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन जो व्यवस्था था उन सभी के बारे में बात करेंगे। सभी पद के बारे में बात करेंगे, जितने टाइप का पद था, पोस्ट बनाया गया था, और जो भी इम्पोर्टेंट बात उसमें होगा दोस्तों सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। लोदी वंश यानी दिल्ली सल्तनत हम लोग का एंड होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा ना होगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।